मिलॉर्ड, कानून वही देखता है जो इंसान उसे दिखाता है, और इंसान का कभी दिल धोखा देता है तो कभी आंख। ये डायलॉग कानून फिल्म का है जो 1960 में आई थी। शायद आपने ये फिल्म नहीं देखी होगी, क्योंकि ये ब्लैक एंड व्हाइट ज़माने की एक फिल्म है, और बी आर चोपड़ा साहब ने जो ये फिल्म को बनाया था, इसके पीछे की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। क्योंकि वो कान फिल्म फेस्टिवल गए थे और वहाँ पे भारतीय फिल्मों का मजाक उड़ाया गया था कि आपकी फिल्मों में नाच गाने होते हैं, मसाले होते हैं, और 4-4 घंटे की फिल्म होती है, लंबी फिल्म होती है आपकी। तो बी आर चोपड़ा साहब ने कहा था कि मैं ऐसे ही पश्चिम में जैसे मूवीज़ बनती हैं, हॉलीवुड मूवीज़ के तर्ज पे मैं यहाँ पे फ़िल्म बना के दिखाऊँगा। और उन्होंने ये कानून नाम की एक बेहतरीन फ़िल्म बनाई, और इसमें कोई गाना नहीं है, इसमें कोई ये 4 घंटे की फ़िल्म नहीं है, बहुत छोटी फ़िल्म है। और इस फ़िल्म का जो प्लॉट है मैं आपको नहीं बताऊँगा, धनीराम का कैरेक्टर क्या है वो अब मैं आपको नहीं बताऊँगा। मैं नहीं बताऊँगा कि अशोक कुमार और राजेंद्र कुमार के बीच में कोर्ट में क्या बहस होती है। लेकिन इस फ़िल्म का एक डायलॉग है जो अशोक कुमार कहते हैं, वो मैंने इसलिए आपको बताया क्योंकि कानून एक भ्रामक एक कॉन्सेप्ट है, उसे समझना बहुत ज़रूरी है। कि जो इस डायलॉग में कहा गया है ये, कि कानून वही देखता है जो इंसान उसे दिखाता है, और इंसान का कभी दिल धोखा दे सकता है, कभी आंखें धोखा दे सकती है, और फिर वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बन जाता है कानून की नज़र में। एक बात जो हमें आज समझनी पड़ेगी, हम सबको समझनी पड़ेगी, वो ये कि न्याय मिलना एक चीज़ होती है और फैसला सुनाना बिल्कुल दूसरी बात होती है। इंसाफ, न्याय ये बिल्कुल अलग बात है, और फैसला ये बिल्कुल अलग बात है। वर्डिक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम जस्टिस, दे मे नॉट बी द सेम ऑलवेज। आज का जो हमारा पैटर्न है, जो हमारी जो सिस्टम है हमारी, उसमें फैसला सुनाया जाता है। इसे न्यायालय कहना गलत है, एक कानूनालय हो सकता है, और ये न्यायाधीश नहीं हो सकते, कानूनाधीश हो सकते हैं। और न्यायालय इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि कानूनालय ही हो सकता है, क्योंकि ये कानून जो है ये पहले दिन से, राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे, ये गलत है, ये हमारी सोसाइटी में फिट बैठता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमने लाया ही नहीं था। ये जितने भी आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी, ये हमारे बनाए हुए नहीं हैं, ये अंग्रेजों के ज़माने के बनाए हुए हैं। वो बनाए थे ये सब लॉज, रूल ऑफ लॉ अपने लिए, ताकि उन्होंने देखा कि जो 1857 में हुआ उसके बाद अब ऐसे रूल नहीं किया जा सकता, तो रूल ऑफ लॉ के नाम पे अब तो आपको फॉलो करना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज द रूल ऑफ लॉ। और अगर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में आप पकड़े गए, प्राइमा फेसाई आप पकड़े गए, तो फिर आप पे सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया जाएगा और उसका एक्शन होगा। ये सब जार्गन्स मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि तमिलनाडु के गांव में कोई बैठा व्यक्ति, उसको ये सब बकवास की जार्गन समझ में नहीं आती, और नहीं आती समझ में, इसीलिए उसे पैसा खर्च करके वकील हायर करना पड़ता है। ये वकील और वकालत का जो सिस्टम है ये भी अंग्रेजों का लाया हुआ है। मैं दोष नहीं दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब चीज़ें गलत हैं। मेरे इर्द गिर्द, मेरे अपने सर्कल में काफ़ी ऐसे लॉयर्स हैं, वकील हैं, जिन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ वकालत की है। कई लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने पूरी ज़िंदगी पूरी ईमानदारी के साथ वकालत की, और इसलिए उनकी इज़्ज़त है, काफ़ी प्रतिष्ठा है, आपको बहुत रिस्पेक्ट है सोसाइटी में। लेकिन ये जो सिस्टम है, मेरा उस पे मेरा वार है कि ये जो सिस्टम है ये ब्रिटिशर्स का लाया हुआ है, और इससे कभी फैसला, न्याय आपको नहीं मिल सकता। फैसला हो सकता है, फैसले के लिए आप तारीख पे तारीख कर रहे हैं तो आपका स्वागत है। और वकील हायर करने के लिए कितने पैसे लगते हैं ये हम सब जानते हैं। और अगर जमीन जायदाद आप गिरवी रख कर भी आप वकील करते हैं, तो वकील भी आपका केस लड़ेगा तो तारीख पे तारीख होगा। और अगर आपके जीते जी अगर मुकदमा की का फैसला, न्याय तो आप भूल जाइए, फैसला अगर आ गया तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो पूरा सिस्टम है, ये राइट फ्रॉम डे वन, कानून ही गलत है, तो फिर कानून के बेसिस पे जो फैसला आ रहा है वो कैसे सही हो सकता है, और पूरा सिस्टम कैसे सही हो सकता है? तो हम क्या करें? क्या मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो पुरानी सिस्टम है हम उस पर लौट जाएं? एक बात मैं बिल्कुल यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हज़ारों सालों से हमारी पंचायतों ने फैसला दिया है, और अगर आप ये कहते हैं कि वो पुराना तरीका था, वो आर्काइक था, वो मिडाइवल था, और उसमें किसी एक जो पंचायत का मुखिया होता था उस पे निर्भर होता था सब चीज़, या कोई पहले ज़माने में राजा जो निर्णय लेता था, उसकी कोई गारंटी नहीं थी कि सही है या नहीं। तो आज क्या हो रहा है? आज जो आपका कोई जज बैठा है वो कौन सा है? कोई ऊपर से टपका हुआ कोई इंसान तो है नहीं, वो भी हम में से ही इंसान है, उसके अंदर भी वो सभी बायसेस हैं, वो सभी अच्छी और बुरी बातें हैं जो हम में और आप में हैं। कोई मशीन्स नहीं है, अभी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो जुडिशरी में आई नहीं है, वो इंसानी फैसले करते हैं। तो पुराने ज़माने में कोई राजा या कोई पंचायत का मुखिया, वो आपको गलत लगता है, लेकिन आज कोई इंसान ही वहाँ बैठ गया है अलग वेशभूषाधारी करके, और ये ऑर्डर ऑर्डर कह रहा है, तो आपको वो सही लगता है। ये दो तरफा ये मापदंड आपको नहीं रखना चाहिए। इस बात को सकारिए कि इंसाफ मिलना, न्याय मिलना बिल्कुल अलग है, और आज कानून के बेसिस पे फैसले होते हैं। उसमें आपको गुंजाइश बहुत कम है
कि आपको जस्टिस फेयर प्ले आपको देखने को मिलेगा। और इसीलिए चूंकि ये उनका बाहर का जो एक सिस्टम हम अभी तक ढो रहे हैं, ये सब कुछ इंडियन पेनल कोड 1860, पुलिस एक्ट 1861, ये जो भी आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी सब कुछ हम ढो रहे हैं, ये उनके सिस्टम से कभी आपको मिलने वाला नहीं है। ये तारीख पे तारीख ही होगा, क्योंकि ये तारीख पे तारीख वाला ही सिस्टम है। यही हो सकता है, आप यहाँ से ऊपर जाएंगे, फिर लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, फिर केसेस बढ़ते जाएंगे। आज 4,70,00,000 केसेस पेंडिंग है। आज उस दिन का इंतजार कीजिए जब 10 करोड़ केसेस पेंडिंग हो जाएंगे, क्योंकि आज हाई कोर्ट में भी 25 हाई कोर्ट में करीब 1104 जजेस होने चाहिए ना, अगर परमानेंट और एडिशनल को आप मिला दें। उसमें से आज 387 के करीब वैकेंट है, रिक्त है जजेस की संख्या। 35% जजेस की संख्या रिक्त है। अब इसे हम किस तरीके से इसे हम टैकल करें इस इशू को? कुछ लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की अलग अलग पीठ हो जानी चाहिए, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उसमें ये भी तर्क है कि सुप्रीम कोर्ट की अहमियत खत्म हो जाएगी। कई तरीके से इस पर बहस हुई है, लेकिन समस्या की जड़ जो है वहां तक हम कभी गए नहीं। ये समस्या राइट फ्रॉम डे वन यही ये प्राइमा फेसाई गलत है। आपकी भाषा में जो प्राइमा फेसाई, ये सिस्टम ही गलत है पहले दिन से। इसका आप कोई सॉल्यूशन निकाल नहीं सकते। एक फिर भी सही दिशा में, अब जहां से हम खड़े हैं हम वहीं से एक कदम आगे चल सकते हैं। उस दिशा में एक कदम जो हमें बढ़ना चाहिए था वो आज हम बढ़े हैं। आज जो चीफ जस्टिस और चीफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है उसमें, जिसमें प्रधानमंत्री जी भी मौजूद थे, उसमें दो बहुत अहम फैसले लिए गए हैं। एक ये कि अब लोकल लैंग्वेजेस की भी एंट्री होगी कोर्ट में। देर आए दुरुस्त आए, बेटर लेट देन नेवर। ये बहुत जरूरी था। ये आज तक क्यों नहीं हुआ, ये बहुत ये सोचने वाली बात है। शायद आज भी हम उसी गुलामी में जीते हैं। तो ये चूंकि लोकल लैंग्वेज नहीं है, इसलिए जो मैं कह रहा हूँ कि कोई उड़ीसा के गांव में बैठा आदमी, कोई ट्राइबल बेल्ट में कोई बैठा आदमी, या फिर कोई तमिलनाडु के गांव में अगर कोई बेसहारा, कोई गरीब, कोई किसान, कोई मजदूर कोई है, जिससे अगर न्याय चाहिए तो मिल नहीं सकता, क्योंकि वकील हायर करने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। और मैं क्यों कह रहा हूं कि आज नहीं तो कल, सूनर और लेटर, ही वकील का सिस्टम, ये राइट फ्रॉम डे वन ये ठीक नहीं है। क्योंकि जिसके साथ अगर अन्याय हुआ है वो सबसे ज़्यादा बेहतर अपना केस प्रेजेंट कर सकता है, और यही होना चाहिए था। लेकिन वकील को जब हम हायर करते हैं, अगर मैं वकील हूँ, आपने मुझे हायर किया, तो मैं उस मोटी मोटी पुस्तक में से यही 2-3 शब्दों को घुमा फिरा कर इंटरप्रेट करूंगा या मिस इंटरप्रेट करूंगा। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तारीख पे तारीख, दामिनी फिल्म में तो चड्ढा साहब ने दिखाया था, अमरीश पुरी ने, जो खुलेआम वो कहते हैं कि पिछली बार ऐसे इसे फंसाया था तारीख में, इस बार फिर फंसाऊंगा। तो वो होता है। ये 30 साल पहले की फिल्म है दामिनी, और आज भी वही हो रहा है, और आगे भी 30 साल तक यही होगा। हमने ये बहुत लेट ये आज निर्णय लिया है कि लोकल लैंग्वेजेस हम लाएंगे, क्योंकि लोकल लैंग्वेजेस जो कोई गरीब व्यक्ति है, कोई गांव का ट्राइबल बेल्ट में, कोई रिमोट कॉर्नर में है, उसे आप आने नहीं दे रहे अपने सिस्टम में। इसलिए उसे वकील हायर करना पड़ता है, जमीन जायदाद गिरवी रख के, और उसके बाद भी तारीख पे तारीख होता है, उसे न्याय मिलता नहीं है। तो आज अगर लोकल लैंग्वेज हम अलाउ करेंगे तो वो अपनी बात खुद कह सकेगा। उसे बीच में एक मीडिएटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ब्रोकर की तरह। ये अंग्रेजों का सिस्टम जो है कि ब्रोकर की तरह, मीडिएटर की तरह बीच में कोई है जो आपकी तरफ से लड़ेगा। वो कैसे समझ सकता है मेरी वेदना, मेरी पीड़ा? अगर मेरे साथ अन्याय हुआ है, कोई तीसरा मीडिएटर, कोई ब्रोकर कैसे समझ सकता है उस बात को? मैं सबसे अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकता हूँ, वो तो बस इंटरप्रेट कर सकता है। और इन 4-5 शब्दों को जो हमने, ये बकवास के शब्द, कहीं लैटिन से चुरा लिए, कहीं ग्रीक से चुरा लिए, सुओ मोटो, प्राइमा फेसाई, लोकस स्टैंडी ऑफ द मैटर, और ब्रिटिश एक्सेंट में उसे बोल देते हैं इन कॉग्निजेंस ऑफ द लोकस स्टैंडी। ये क्या बकवास हम करते आ रहे हैं? कुछ साल पहले, शायद 2011 में, स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने पार्लियामेंट में एक बात कही थी, जो मैंने नोटिस किया है कि ये बात सही है। उन्होंने कहा था कि उन्होंने चुटकी ली थी जो वर्तमान सरकार थी उस पर, कि प्रेजेंट गवर्नमेंट इज बीइंग एडवाइज्ड बाय टू मेनी लॉयर्स, और लॉयर्स जब स्थिति को देखते हैं तो टेक्निकलिटीज में देखते हैं। तो अब मैं वो सरकार पक्ष विपक्ष की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अरुण जेटली जी भी खुद लॉयर ही थे। लॉयर्स जब भी अगर आपके डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग में हावी हो जाए, तो आपको जो जनता की समस्याओं का जो जड़ है, जो रूट है, वो कभी समझ में नहीं आएगा, उनकी पीड़ा कभी समझ में नहीं आएगी, बहुत कट ऑफ हो जाएंगे, क्योंकि लॉयर्स सही मायने में टेक्निकलिटीज में ही किसी चीज़ को देखते हैं। तो ये आज जो हमने निर्णय लिया है कि लोकल लैंग्वेजेस को हम लागू करेंगे, ये बहुत देर से हमने निर्णय लिया है, ये बहुत पहले ले लिया जाना चाहिए हमें। तो ये एक बात हुई है। दूसरी बात जो आज हुई है वो ये कि हमने आज ये तय किया है कि हम एक मीडिएशन बिल ला रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, और ये सर्वसम्मति से आ रहा है। शायद ये पार्लियामेंट में बिल आ रहा है, जैसा कि मैंने पढ़ा है। तो अगर पार्लियामेंट मीडिएशन बिल लाती है तो सभी सांसदों का ये धन्यवाद होगा,
क्योंकि ये मध्यस्थता से ही अधिक से अधिक केसेस कम हो सकते हैं। कोई कारण नहीं है कि बड़े से बड़े इश्यू को 2 लोग मिल बैठकर सुलझा नहीं सकते या फिर उसकी जो मैग्नीट्यूड है उस प्रॉब्लम को उसको कम नहीं कर सकते। फैसला क्या होता है? द फाउंडेशन फॉर जस्टिस इज़ रिवेंज। तो क्या हमें सिर्फ रिवेंज चाहिए वन पर्सन अगेंस्ट द अदर, या फिर उस समस्या का थोड़ा-सा समाधान जो अभी दिखता है उस दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं? यही होता था पुराने दिनों में, जो जो मैं पंचायत का कॉन्सेप्ट कह रहा हूँ, वही है, कुछ नया नहीं है। आप अगर सही तरीके से देखें, उसी को एक नया जामा पहनाकर, पहले आप अगर राजा की बात सुनते थे, आज आप वही वही एक एक व्यक्ति उसका फैसला होता है। अल्टीमेट फैसला तो उसी का ही होता है। आप लॉ का उसे एक आप जामा पहना रहे हैं, आप कह रहे हैं कि लीगल फ्रेमवर्क के अंदर वो कह रहा है। कौन सा लीगल फ्रेमवर्क है ये? जिसकी बातें समझ में नहीं आती किसी को भी, एक आम जनता को। और कोई भी अगर कोई सड़क पे कोई 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 अगर हॉकर है, तो जब चाहे पुलिस या कोई भी अगर सरकारी तंत्र का आदमी है, जब चाहे उसे उसके ऊपर 10 मुकदमा ठोक सकता है। आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी, कभी उसे समझ में आएगा नहीं वो मोटी-मोटी चीज़ें, क्योंकि ऐसे-ऐसे जार्गन्स उसमें रखे हैं। प्राइमा फेसाई, सुओ मोटो। प्राइमा फेसाई आज तक पता ही नहीं चला कि आरुषि हत्याकांड में हुआ क्या है। ये प्राइमा फेसाई इतनी बड़ी बात है। यही हम करते रहते हैं, ये सब बकवास में। और ये सारे हमले हमारे जो एंग्लो सैक्सन्स लॉज हैं, आज से नहीं चले आ रहे, एक ज़माने से चले आ रहे हैं। आप देखिए कि ये जो लॉ, जो लीगल सिस्टम जो ब्रिटिशर्स का बनाया हुआ है, इसमें इन्फ्लुएंस कितना पुराना है। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंग्लैंड 1000 साल पहले की बात है, उसका इन्फ्लुएंस है। किंग विलियम वहाँ आते हैं, उसका हमसे क्या लेना देना है, लेकिन है। मैग्ना कार्टा 1712 में वहाँ साइन हो रहा है, उसका इन्फ्लुएंस भी है। ये बहुत पुरानी चीज़ें। और आईपीसी जो इंडियन पेनल कोड है, वो तो बिल्कुल ही, कुछ लोग कहते हैं कि आयरलैंड का पेनल कोड था आईपीसी, वो भी आईपीसी था, उसका रिप ऑफ है। तो अब ये 1860 और 1861 के कानून जो उस हिसाब से वो अपने अनुसार लाए, तो उसे आज भी हम ढोएंगे और उसके बेसिस पे 4-5 ग्रीक और लैटिन के शब्दों को सुओ मोटो प्राइमा फेसाई करके उलझाएंगे। हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गांव-गांव में कोई जिसे वो भाषा नहीं आती आपकी लीगल जो जार्गन्स है, कैसे वो न्याय न्याय तो आप भूल जाइए, अब वो फैसला कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है? तो यही होगा, ये कंपाउंड होता जाएगा केस। फिर आप कहेंगे कि आज 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है, कल 10 करोड़ केसेस पेंडिंग होंगे। उस दिन का इंतजार कीजिए जब एक पैनिक आएगा पूरे देश में। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये जो चीफ जस्टिस रमन ने आज एक बात कही है, वो सही कही है कि ये एग्जीक्यूटिव का जो फेलियर है उसकी वजह से ये लोड आता है। बिल्कुल आता है, ये बिल्कुल सही बात है कि एग्जीक्यूटिव का फेलियर है। वो नहीं होता तभी आदमी न्यायालय की तरफ आता, और कहाँ जाएगा? अगर उसे नहीं मिलेगा जस्टिस, तो कहाँ जाएगा? वो यहीं आएगा। तो ये उसकी फेलियर की वजह से यहाँ लोड बढ़ता है, लेकिन वो हमारे हाथ में नहीं है। वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। जो लीगल जस्टिस सिस्टम है अभी, हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है, सवाल है कि इसे हम कैसे अभी बेहतर बनाएं। ये बहुत 2 ज़रूरी चीज़ें थी। एक मीडिएशन बिल, ज़्यादा से ज़्यादा मध्यस्थता हो, क्योंकि हज़ारों सालों से पंचायतों ने फैसला किया है, यहाँ पर मध्यस्थता करके बात को ठीक किया है। क्यों नहीं हम इसे एक लीगल फ्रेमवर्क के अंदर मीडिएशन करवा सकते हो, केसेस कम कर सकते हैं। कई बार ईगो को लेकर लड़ाई हो जाती है गाँव-गाँव में, और वो सालों साल चलता है वो केस। तो ऐसे ये जो केसेस हैं, जिसे सॉल्व किया जा सकता है मीडिएशन से, उसे करना चाहिए। ये जो दूसरी बात है वो भी बिल्कुल सही है, आज हुई है कि एक लोकल लैंग्वेजेस की एंट्री, इससे मुझे लगता है वकीलों पे डिपेंडेंस भी कम होगा, और ये जो सुओ मोटो और प्राइमा फेसाई हम नाटक करते हैं वो भी कम होगा। तीसरा सुझाव एक मेरा है, वो ये है कि हम जो उस ज़माने से जो हम काला कोट और ये मोटा-मोटा ये जो ड्रेस पहने हैं और ये टाई लगाकर बांध कर रखे हैं, इसे हम कब बंद करेंगे? ये भी एक नाटक ही है। ये नाटक है क्योंकि ये वो लोग अपने हिसाब से लाए थे, क्योंकि उनके क्लाइमेट में उनका क्लाइमेट अलग है, वो मजबूर हैं। -40-50 डिग्री में सेंटीग्रेड में रहने वाले लोग, ठंड में, जहाँ पे महीनों महीनों सूरज नहीं निकलता, उनको टाई ही बांधना पड़ेगा, उनको मोटे-मोटे कपड़े पहनने पड़ेंगे। लेकिन हम गर्म प्रदेश में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे रहने वाले लोग, हम गर्म प्रदेश में भी हम वही मोटे-मोटे कपड़े पहन रहे हैं। फिर हम कहते हैं कि बहुत गर्मी लग रही है, एसी लगाना पड़ेगा। हर ऑफिस में एसी है तो कोर्ट में भी एसी चाहिए, फिर हम 4-5 एसी लगाएंगे। मैं एमिशंस की बात अभी कर भी नहीं रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि भाई एसी लगाने से अच्छा है तो आप हम ये पागलपन भी तो बंद कर सकते हैं। सो ये चीज़ हम कब बंद करेंगे? कि मुझे याद है कि बहुत साल पहले मेरी शुरुआत के कुछ कंपनीज़ में जब मैं काम करता था, तो एक एक ऐसा दिन था जहाँ पे हम सब लोगों को एक खास तरह के कपड़े पहनने के लिए बोला जाता था और टाई लगाने के लिए कहा जाता था। और एक बार मैं टाई लगाकर नहीं आया था, तो मुझे बहुत डाँट पड़ी थी, और मैंने एचआर को बस ये इतना पूछा था कि ये इतनी गर्म जगह पे है और मुझे फील्ड वर्क के लिए तब जाना पड़ता था, तो आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं टाई लगा कर आऊँ? क्योंकि हमारे जो वित्त मंत्री हैं, तत्कालीन जो वित्त मंत्री थे हमारे, पी चिदम्बरम थे,
मैंने ये कहा था कि उनके अपने बजट को देखा है स्पीच को, वो धोती पहन कर आए थे। तो ये कहाँ लिखा है कि हम जस्ट बिकॉज बाहर विदेशों में कहीं पे एक खास तरह का पहना हुआ है तो मैं भी वही पहनूं? आप अगर आप मैं चेन्नई के कपड़े पहन के क्या सियाचिन जा सकता हूँ? नहीं जा सकता हूँ, वहाँ मुझे अलग तरह के कपड़े चाहिए। सियाचिन के कपड़े पहनकर मैं चेन्नई में बीच पे बैठ सकता हूँ ऐसे? तो ये हमारी अपनी समझ से होनी चाहिए, लेकिन हम आज भी वही ढो रहे हैं। वही सब ये गुलामी का ही प्रतीक है, ये काला मोटा मोटा कोट, ये टाई और ये ऑर्डर ऑर्डर और सब सारी चीज़ें हम वही ढो रहे हैं। तो ये भी जो मुझे लगता है ये पागलपन है, इसे भी हमें सोचना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। बहरहाल ये तो एक बिल्कुल ही अलग बात है, लेकिन आज तो बहुत अच्छी चीज़ें हुई है और ये इसके लिए स्वागत के हम पात्र कहेंगे इन सभी लोगों को। इस कॉन्फ्रेंस से एक तो बहुत अच्छी चीज़ें निकल कर आई है, एक मीडिएशन बिल और दूसरा लोकल लैंग्वेजेस को अलाउ करना कोर्ट में, ये बहुत अच्छी बात हुई है। देर आए दुरुस्त आए, बेटर लेट देन नेवर।